3D के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कैबिनेट ने बुधवार को राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए सहकारी संघों की स्थापना को दी मंजूरी। जैविक उत्पादों के एकत्रीकरण, खरीद, ब्रांडिंग और विपणन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी और बहु राज्य सहकारी बीज समिति के गठन को भी मिली मंजूरी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। राजस्थान बाड़मेर के किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दावों का पूर्ण भुगतान का लिया गया निर्णय। 540 करोड़ रुपए की फसल बीमा दावा का जल्द होगा भुगतान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। प्रतिनिधियों ने बैठक में अपनी कई मांगे रखी, जिन पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकार जुमला मालकान मुश्तरका मालकान को दिया जाएगा मालिकाना हक। इसके लिए सरकार बनाने जा रही है नया कानून। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष बनेंगे 10,000 खेत तालाब। अब तक खोदे जा चुके हैं 5,000 तालाब। 2027 तक प्रदेश में 37,500 खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य। खेत तालाब निर्माण कराने वाले किसानों को सरकार देती है 50% का अनुदान। और आइए अब समाचारों पर विस्तार से नजर डालते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 राष्ट्रीय स्तर की बहु राज्य सहकारी समिति की स्थापना को मंजूरी दे दी है। जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों की स्थापना का फैसला लिया गया। रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को भी आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। देश में सहकारिता के विकास की दिशा में मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है, जिससे कि सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के साथ ही ग्रामीण स्तर पर लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिले। बुधवार को एक अहम फैसले के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत 3 राष्ट्रीय स्तर की बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की स्थापना को मंजूरी दी। इसके तहत जैविक उत्पादों, बीज और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 3 सहकारी समितियों के स्थापना का फैसला लिया गया। इससे सहकारी समितियों के समावेशी विकास मॉडल के माध्यम से सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर की इन समितियों के गठन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। कृषकों का आय में वृद्धि और उसके साथ ही साथ सहकारिता मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के साथ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लेते हुए देश की ग्रामीण जो कृषि आय है उसको हम किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा करके उसके एक्सपोर्ट में हम वृद्धि करें, इसके लिए इस निर्णय के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बीज उपलब्ध कराने, उनके द्वारा उत्पादित ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग तथा कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में सहायता देने के लिए इन तीनों संशोधनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापना करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही एक अन्य अहम फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को आगे बढ़ाने को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि बीते वर्ष में देश में डिजिटल लेन देन में काफी बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2022 में ये बढ़कर साल 2021 के 41 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 84 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया है। मंत्रिमंडल ने आज रुपी डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई के ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी दी है। हम जानते हैं
पिछले 8 वर्षों में भारत में डिजिटल पेमेंट का एक बड़ा इकोसिस्टम बना है। पिछले दिसंबर में डिजिटल पेमेंट की वैल्यू जो 12 लाख करोड़ थी, इस संख्या को भारत के जीडीपी के अनुपात में देखें तो ये लगभग 54% है। डिजिटल पेमेंट को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 2600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस इंसेंटिव स्कीम से डिजिटल पेमेंट को एमएसएमई सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, किसानों और मजदूरों तक ले जाना संभव होगा। ये पेमेंट बैंकिंग नेटवर्क से किया जाएगा। बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता और गुणवत्ता केंद्र का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान के रूप में किए जाने को भी मंजूरी दी गई। शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राजस्थान बाड़मेर के किसानों को खरीफ 2021 के लंबित दावों का पूर्ण भुगतान किए जाने का निर्णय भी लिया गया। भारत सरकार की पहल से पिछले हफ्ते एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रुपए 311 करोड़ के आंशिक क्लेम के आंकड़े दिए थे। बुधवार को हुई समीक्षा बैठक के लिए निर्णयों में बीमा कंपनी 2029 करोड़ की अतिरिक्त क्लेम राशि के भुगतान किसानों को करेगी। बाड़मेर के पात्र किसानों को कुल 540 करोड़ के क्लेम भुगतान त्वरित किया जाएगा। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने फसल नुकसान की स्थिति में करोड़ों किसानों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा कवच देने का काम किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। सरकार ने वादा किया था कि गंगा किनारे रसायन मुक्त खेती कराई जाएगी। इस दिशा में व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। तोमर ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि पहले चरण में गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के पहले चरण में 4 राज्यों में गंगा नदी के किनारे 1.48 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती शुरू की गई। तोमर ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने से मिट्टी और पर्यावरण की रक्षा भी सुनिश्चित हो रही है। प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती आत्मनिर्भर कृषि को सशक्त बनाने और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। प्रतिनिधियों ने बैठक में अपनी कई मांगे रखी, जिन पर सहमति बन गई। किसानों को बड़ी राहत देते हुए तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार जुमला मालिकान मुश्तरका मालिकान को मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार नया कानून बनाने जा रही है। इसके दायरे में शामला देह व जुमला मुश्तरका मालिकान व आबादकार, पट्टेदार, ढोलीदार, बुटमेदार व मुकर्रिरदार व अन्य काश्तकारों को भी शामिल किया जाएगा। इन सभी श्रेणियों को मालिकाना हक देने के मामले का स्थायी हल निकाला जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि जो किसान वर्षों से ऐसी जमीनों पर मकान बनाकर रह रहे हैं या खेती कर रहे हैं, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। धरती की कोख सूख रही है। गंगा, यमुना एवं सरयू जैसी सदा नीरा नदियों वाले उत्तर प्रदेश में ऐसा न हो, इसके लिए राज्य की योगी सरकार ने खेत तालाब और अमृत सरोवर जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं। खासकर बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र का ये इलाका, जहां औसत से कम बारिश होती है और भूगर्भ जल भी अपेक्षाकृत नीचे है, इस क्षेत्र को केंद्र में रखकर बनाई गई है खेत तालाब योजना। सरकार ने 2022-23 में राज्य में 10,000 खेत तालाब निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिसंबर तक 4,895 खेत तालाबों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। 1,874 खेत तालाबों का पक्की संरचनाओं का कार्य प्रगति पर है। योजनाओं के तहत अब तक लगभग 25,000 से अधिक तालाब खोदे जा चुके हैं। इनमें से 80% बुंदेलखंड, विंध्य, क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल ब्लॉकों में हैं। अगले 5 साल का लक्ष्य 37,500 खेत तालाब निर्माण की है। इनका निर्माण कराने वाले किसानों को सरकार 50% का अनुदान देती है। इस समय अवधि में इन पर 457.25 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है।
और ठिठुरन भरी ठंड के बीच किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर देखी गई। किसानों ने बताया कि बुंदेलखंड अंचल में ठंड काफी कम है। इस ठंड और ओस से किसानी में खासा लाभ होता है। शहर में उपयोग हुए पानी को तालाब बनाकर उसमें एकत्रित करके उसमें खेती कर रहे किसान घरों से निकलने वाले कचरे का जैविक खाद बनाकर अपनी फसल में उपयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी फसल काफी बेहतर है। किसानों ने बताया कि खाद के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था, जिसके चलते जैविक खाद का उपयोग किया गया। वहीं इस वर्ष किसानों का अंदाजा है कि अच्छा उत्पादन होगा। तो बस्ती को, नाला को और शहर को तो एक तलैया है, उसमें तालाब सो बनाए तो उसमें इकट्ठो करत, तो उसमें पंप रखा फैले जात। अब कुएं हैं 2 ठिया तो उनमें पानी नहीं आ, तो खेती उनसे होत नहीं आ, कम पानी है उनमें, कुएं में कम पानी है। सब खाता को तो जो हिसाब जो शहर को कूड़ा कबाड़ और एजर कूड़ा जो इकट्ठो करते हैं और सब वही खेत में फैला के और बना देते हैं। अब खाद के लाने साहब पैसे ही नहीं है, गरीब आदमी तो कहाँ से ले आए हैं। क्या है कि खातात मिलते नहीं है, खातात मिलते हैं कम मिलता है। 15 दिन लाइन में लग जाती है, कोई भी नहीं देती है सरकार। इससे हम जैविक खाद से खेती करते हैं जो कुछ मिल जाता है। और जैसे खेती बेदई कम पानी है, नाला से उचकाते हैं, नाला से ऐसे को छेक लेते हैं, उसको स्पॉट कहते हैं, मतलब एक जगह बना लेते हैं, जीसीपी से गड्ढा करवा और एक जगह पानी भर लो, इससे खेती करी। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि शहर से निकलने वाला पानी पशु निस्तार का पानी हो, जैसे कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं जिसमें केमिकल युक्त पानी नहीं है, निस्तार का पानी में बहुत साबुन ना हो, पशु निस्तार का हो। तो जिस तरह से जैविक खाद्य होता है वैसे ही जैविक पानी होता है। अगर किसान के पास व्यवस्था हो तो उसका उपयोग कर सकते हैं, जो कि बहुत फायदेमंद है। वहीं शहर से निकलने वाली कचरे को लेकर कहा कि उससे लोहे, प्लास्टिक, कांच को हटा दें और घरों से निकलने वाला कचरा जैसे सब्जी, फलों, डिस्पोजल कचरा तैयार होता है, जो कि बहुत अच्छा है। इसका उपयोग कर जैविक खाद तैयार किया जा सकता है। फसल के लिए फायदेमंद ही होता है। शहर से पानी निकल रहा है, उसका किसान लोग खेती में उपयोग कर रहे हैं, और यदि पशु निस्तार का पानी है तो वो फसलों के लिए फायदेमंद ही है। जिस तरीके से जैविक खाद होती है, इसी तरीके से वो अपना जैविक पानी के रूप में उसको एकत्र करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि किसानों के पास में इस तरीके का सोर्स है, वो छोटा तालाब या कुछ इस तरीके का गड्ढा या कोई पुराना कुआं उनके पास उपलब्ध है जिसमें वो पानी को भर के और खेती में उपयोग कर सकते हैं, तो वो फायदेमंद ही होगा। जहाँ तक कचड़े का प्रश्न है, तो उसमें जैसे कचड़े में अपन हटा दें, जैसे प्लास्टिक मटेरियल है, कपड़ा है, कांच है, पत्थर है, लोहे की चीजें, इन चीजों को यदि हटा दें तो जितना भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो फूड का हो, हमारे खाने वाले पदार्थ हो, या फिर फलों के डिस्पोजल हो, या फिर हमारे सब्जियों के जो अवशेष होते हैं ये हो, ये सभी जो है जैविक खाद के रूप में एक प्रोसेस के साथ में, यदि नाडेप है या कोई अपन भू नाडेप बना के किसान उसका खाद बना के उपयोग कर सकते हैं उसमें, तो उससे जो कचड़े की समस्या उसका भी समाधान हो सकता है। एशिया के सबसे बड़े जम्मू कश्मीर स्थित ट्यूलिप गार्डन में अगले सीजन के लिए और आकर्षक और रंगीन बनाने के लिए फ्लोरिकल्चर विभाग हाईटेक पॉली हाउस में बड़ी मात्रा में फूल तैयार करने की तैयारी में है। पिछले कुछ सालों से ट्यूलिप गार्डन दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लाखों पर्यटकों को कश्मीर की ओर आकर्षित करने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए इस उद्यान को पर्यटकों के लिए और अधिक सुंदर और आकर्षक बनाने के उद्देश्य से पुष्प कृषि विभाग हमेशा विभिन्न प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां करता रहता है। वर्तमान में बागबानों, मजदूरों और श्रमिकों सहित सभी जनशक्ति उच्च तकनीक वाले पॉली हाउसों में बहुत व्यस्त है, जहां वे फूलों की खेती विभाग के अधिकारियों की देखरेख में हजारों फूलदानों और प्लास्टिक के रैक में बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। इन प्लास्टिक के रैक और फूलदानों की मदद से विभाग भारी मात्रा में फूल तैयार कर रहा है, जिसका उद्देश्य बगीचे की समग्र सुंदरता को बढ़ाना है। वर्तमान में लगभग 30 हाईटेक पॉली हाउस पूरी तरह से काम कर रहे हैं, जहां फ्लोरिकल्चर विभाग बड़ी मात्रा में दर्जनों किस्मों के फूल बड़े पैमाने पर तैयार कर रहा है। इस तरह की अच्छी हमेशा लोगों के लिए रोजगार का स्रोत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट होता है हमारी यूटी जे&के के लिए, होता है ट्यूलिप शो। ट्यूलिप शो में हमारा जो हम मास इफेक्ट होता है ट्यूलिप फ्लावर्स का, वो हमारे टूरिस्ट्स को देखने को मिलता है। वो एक थीम बेस्ड गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन की एंट्री पे हम डेकोरेट करते हैं बहुत से डिफरेंट फ्लावर्स से, जो हम क्रेट्स में तैयार करते हैं। उसमें हम बड़ी मेहनत करते हैं। जो डिफरेंट स्पीशीज हैं उनको हम ऐसे तैयार कर रहे हैं कि सो दैट वो फ्लावर करे उसी ट्यूलिप शो के ही इनॉग्रेशन पे। इंडोर फ्लावर्स ट्यूलिप गार्डन खुलने वाले हर साल खुलते हैं मार्च अप्रैल महीने में। ये वही तैयार कर रहे हैं हम पॉली हाउस में और मुख्तलिफ गार्डन के लिए, क्योंकि मार्च महीने में कम फूल होते हैं, इसलिए हम तैयार करें 4-5 महीने इंडोर प्लांट्स क्रेट में पॉट्स में कर रहे हैं तैयार। उसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पर टेम्परेचर का खास ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ पर ये हम बाहर लगाते हैं ट्यूलिप शो में, वहाँ पर जब ट्यूलिप बहुत कम निकलते होते हैं फिर उसकी जगह हम ये लगाते हैं गेट पर नंबर 1 और गेट नंबर 2 पर। और जो वाटर चैनल है वहाँ पर भी हम ये लगाते हैं। ये हम करते हैं पॉट्स में, रैक्स में, क्रेट्स में हम तैयार करते हैं। जम्मू कश्मीर के दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों की महिलाएं राजौरी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर थाना मंडी ब्लॉक के परी पंजाल में कश्मीरी शॉल बनाने का काम कर रही हैं। लगभग 20 महिलाओं ने थाना मंडी ट्रेनिंग सेंटर में 2 साल की ट्रेनिंग हासिल की है। ट्रेनिंग लेने के बाद वे इस काम को दक्षता के साथ कर रही हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को स्वरोजगार के लिए एक स्थायी कुशल मंच प्रदान करना है। राजौरी जिले में कश्मीरी शॉल की मांग बढ़ी है। सरकार ने गरीब महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की है। प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक महिला को मासिक 1000 रुपए का स्टाइपेंड प्रदान किया गया। एक विशेषज्ञ महिला शिक्षिका ने राजौरी जिले के थाना मंडी केंद्र में कश्मीरी शॉल कढ़ाई का प्रशिक्षण प्रदान किया। मेरी कढ़ाई है, अच्छी कढ़ाई है और इधर हम वही कढ़ाई नकार रहे हैं। और लड़कियों को भी अच्छे तरीके से इसको दिलचस्पी से काम लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा इसका कमाने में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर ये काम घर बैठ के इधर के से सीख जाएंगी और घर बैठ के भी ये काम करेंगी और बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनको मिलेगी। इधर हम 10 बजे आते हैं, 4 बजे जाते हैं और दिन भर काम करते हैं। 20 लड़कियों का है ये बैच होता है। हम यहाँ बड़ी दूर से आते हैं, ट्रेनिंग की हमने, सीखा हमने, तो अब खुद करती हैं काम हम। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, शाल की, कढ़ाई की। पहले कश्मीर में थी, अब इधर है, तो हम करते हैं यहाँ आके काम। लड़कियाँ वहाँ से दूर से नहीं आ सकती, घर वाले नहीं आने देते, तो इसलिए हर गांव में ये सेंटर जाना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में नरमी दर्ज की गई। भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चंपा मंडी में 10 जनवरी को धान का भाव रहा 2040 रुपए। 11 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 जनवरी को धान 1520 रुपए पर बिकी। धान के भाव में स्थिरता का सिलसिला राजस्थान की कोटा मंडी में भी बरकरार रहा। यहाँ 11 जनवरी को धान के सौदे बिना किसी फेरबदल के 4100 रुपए पर हुए। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में धान की आवक अधिक देखने को मिली। यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 10 जनवरी को शरबती धान का भाव रहा 3100 रुपए। 11 जनवरी को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुँचा 3110 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो यहाँ 11 जनवरी को सिरसा मंडी में धान का भाव रहा 2040 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2040 रुपए। लखनऊ मंडी में धान 2040 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान धान के सौदे 2040 रुपए पर हुए। बात धान की बुआई की करें तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी धान की बुआई 16,53,000 हेक्टेयर में हो चुकी है,
जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 13,70,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,83,000 हेक्टेयर आगे है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को राजकोट, काला पीपल, कोटा और हाथरस मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि हलवद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में 10 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,200 रूपए। 11 जनवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 5,200 रूपए पर बना रहा। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 10 जनवरी को यहाँ सरसों का भाव था 5,380 रूपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 30 रूपए लुढ़क कर 5,350 रूपए पर हुए। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 10 जनवरी को सरसों का भाव था 5,740 रूपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 540 रूपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,200 रूपए पर आ गया। राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 10 जनवरी को सरसों का भाव रहा 5,600 रूपए। 11 जनवरी को इसके सौदे 350 रूपए टूटकर 5,250 रूपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 10 जनवरी को सरसों का भाव था 6,050 रूपए। 11 जनवरी को इसके भाव में 50 रूपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,000 रूपए। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 6 जनवरी तक रबी सरसों की बुआई 95,34,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 88,42,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,92,000 हेक्टेयर आगे है। और अब बात मौसमी खेती की। जानते हैं कि इस मौसम में किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। कर्नाटक शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें।
इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। और अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारत की मेजबानी में 2 दिन का वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समिट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन सत्र में कई देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णयों में इसकी अधिक भागीदारी पर बल दिया। सरकार ने फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाते हुए आधा दर्जन यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन चैनलों पर भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और भारत के चुनाव आयोग के बारे में फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाया गया है। जोशीमठ में जमीन धंसने से प्रभावित हुए लोगों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस समय हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है और पीएम मोदी ने हर तरीके से पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। यहां पर पूरी टीम काम कर रही है। हरियाणा के पानीपत जिले के तहसील कैंप क्षेत्र में सिलेंडर फटने से 6 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। इस घटना के बाद से तहसील कैंप क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। क्षेत्र के लोग ब्लास्ट की घटना के बाद से सख्ते में हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी DIP ने आम आदमी पार्टी को एक नोटिस थमाया है, जिसमें कहा गया है कि पार्टी अगले 10 दिन में 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा करे। इतनी मोटी रकम के बारे में DIP ने कहा कि इसे पार्टी ने अपने विज्ञापन के तौर पर खर्च किए हैं। रिकवरी नहीं होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क होने की संभावना है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों का दिल्ली सचिवालय पर धरना प्रदर्शन। वेतन की मांग को लेकर दिल्ली के इमाम मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई की भी मांग की गई है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पहले से दायर एक और याचिका के साथ ही 20 जनवरी को इसकी सुनवाई होगी। इस मामले को वकील वरुण कुमार सिन्हा ने CJI के सामने उठाया है। उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित ओली में बीती रात भारी बर्फबारी हुई। ओली देश दुनिया के उम्दा पर्यटक स्थलों में शुमार है। चारों तरफ से प्राकृतिक व खूबसूरत नजारों से घिरे इस स्थान की खूबसूरती देखते ही बनती है। ठंड के साथ कोहरे का असर भारतीय रेलवे की सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। कोहरे की वजह से ट्रेनें कई घंटों की देरी से चल रही हैं। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 197 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 229 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.8% हो गया है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.15 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 61,680 कोविड टीके लगाए गए। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। एकीकृत चिकित्सा